हाय एवरीवन, दिस इज़ अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस लेक्चर में हम टॉप 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी पर, जो जनरली पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है फॉर योर अपकमिंग जामिया मिलिया इस्लामिया। सो मैं आपको बता दूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है कि आपका पेपर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 1 आपके डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स पर बेस्ड होता है, जैसे रिसर्च मेथडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग। सो आपके जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 पर हम आपको कंप्लीट रिवीजन पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको नोट्स, मॉक टेस्ट और हम आपको रिवीजन एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हमने 3000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर रखा है आपके पेपर 1 के लिए। तो आपको जल्द से जल्द हमारे इस रिवीजन पैकेज से आपकी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करनी है। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक दो दिन में ही हमारे इस रिवीजन पैकेज से प्रिपरेशंस को स्टार्ट करते हैं। सबको जल्दी से जल्दी हमारे इस कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है उस पर हमको व्हाट्सएप के थ्रू आपको मैसेज करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द First question, which of the following are the main elements of experimental research? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के मेन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती क्या है, पहले हम वो देखेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है। अब मान लो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वाटर और डिपेंडेंट वेरिएबल है प्लांट ग्रोथ। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि वाटर का क्या इफेक्ट हो रहा है प्लांट की ग्रोथ पर। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं, और यू कैन से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिसर्चर मैनिपुलेट करते हैं, ये देखने के लिए कि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। सो यहाँ पर रिसर्चर वाटर का लेवल कम ज्यादा करेंगे, वाटर कम ज्यादा देंगे प्लांट को, ये देखने के लिए कि प्लांट की ग्रोथ कैसी हो रही है। मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल को रिसर्चर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ऑब्जर्व करते हैं। अब इस स्टडी में कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल। जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होंगे इस केस में और इस स्टडी में, वो होंगे सनलाइट, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ सनलाइट की वजह से भी हो सकती है, और विंड, टेम्परेचर, ये सारे आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो जाएंगे स्टडी में। अब इन एक्सट्रेनियस वेरिएबल को रिसर्चर अपने रिसर्च में कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। इसलिए रिसर्चर एक्सट्रेनियस वेरिएबल को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल को हार्म ना करे। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्जर्व करते हैं, और जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं उनको अपने रिसर्च में और अपनी स्टडी में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के मेन एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके ऑप्शन ए मैनिपुलेशन, ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन एंड ऑप्शन सी कंट्रोल। तो ये तीनों भी आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के मेन एलिमेंट्स हो जाएंगे। दैट्स व्हाई योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is an example of secondary data? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शंस में गिवन है। अब रिमेंबर रिसर्च में दो टाइप के सोर्सेज से आप डेटा को कलेक्ट करते हो, एक होता है आपका प्राइमरी डेटा एंड नेक्स्ट होता है सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं और रिसर्चर खुद डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद जनरेट नहीं करते हैं और खुद कलेक्ट नहीं करते, बल्कि किसी और रिसर्चर का डेटा अपने रिसर्च में यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल हमें किन ऑप्शंस में गिवन है। सो यहाँ पर हम ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए न्यूज़पेपर, यस न्यूज़पेपर जो है आपका सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल होता है। न्यूज़पेपर में जो भी इंफॉर्मेशन होती है रिसर्चर उस इंफॉर्मेशन का यूज कर फर्दर रिसर्च करता है और अपने रिसर्च में वो इंफॉर्मेशन यूज करता है, इसलिए न्यूज़पेपर आपका सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल हो जाएगा। देन ऑप्शन बी लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू ये भी सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल है। अब लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? लिटरेचर रिव्यू वो होता है जिसमें पुराने रिसर्चर के जो भी इंफॉर्मेशन होती है रिसर्चर उस इंफॉर्मेशन का अपने रिसर्च में यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। देन ऑप्शन सी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ये आपका प्राइमरी डेटा का सोर्स होता है। रिसर्चर प्राइमरी डेटा कलेक्ट करता है थ्रू ऑब्जर्वेशन, मीन्स कोई एरिया को ऑब्जर्व करें या कोई कल्चर कोई यू कैन से कोई
कल्चर को ऑब्जर्व करके रिसर्चर डेटा को कलेक्ट करेगा। सो रिसर्चर ऑब्जर्वेशंस के थ्रू खुद डेटा को जनरेट कर रहा है, इसलिए ऑब्जर्वेशन आपके प्राइमरी डेटा का एग्जाम्पल होगा, ना कि सेकेंडरी डेटा। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। Then here correct option is option D. Both A and B are the example of secondary data. Next, in a dash observation, researchers stand apart and does not participate. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा ऑब्जर्वेशन होता है जिसमें रिसर्चर पार्टिसिपेट नहीं करता है, बल्कि उन चीजों को और उस एरिया को दूर से ही ऑब्जर्व करता है। सो वो होता है आपका नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का एग्जांपल हम लेंगे कि रिसर्चर जंगल में गए हैं, जंगल में ये देखने के लिए गए कि एनिमल्स का बिहेवियर कैसा होता है। रिसर्चर को एनिमल्स का बिहेवियर देखना है, तो रिसर्चर क्या करेंगे, दूर से ही खड़े होकर एनिमल्स को ऑब्जर्व करेंगे। सो ये हो गया आपका नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, रिसर्चर खुद उस एरिया में जाकर लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और डेटा को कलेक्ट करते हैं। सो पार्टिसिपेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, जैसे मान लो रिसर्चर को ये फाइंड आउट करना है कि इंडियन कल्चर कैसा होता है। सो रिसर्चर वहां इंडिया में जाकर वहां के लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, उन लोगों से अट्रैक्ट करेंगे, ये देखेंगे कि उनका म्यूजिक कैसा होता है, उनका यू कैन से उनकी डेली रूटीन कैसा होता है, वो कौन से टाइप का फूड ईट करते हैं। सो ये सारे क्या हो गए, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो गए, जिसमें रिसर्चर खुद जाके लोगों को ऑब्जर्व करेंगे। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसमें रिसर्चर पार्ट नहीं लेते हैं, दूर से ही खड़े होकर पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। दैट्स वाई यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, dash is the extent to which a study establishes a trustworthy cause and effect relationship between a treatment and an outcome. So remember, this is very important definition. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन गिवन है और ये हमें फाइंड आउट करना है ये डेफिनेशन किस ऑप्शन की डेफिनेशन होंगी। अब ये डेफिनेशन में हमें ये गिवन है कि ऐसी कौन सी स्टडी होंगी जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं बिटवीन द वेरिएबल, और जो वो रिलेशनशिप होता है वो रिलेशनशिप ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप हो। तो वो स्टडी होती है आपकी इंटरनल वैलिडिटी। अब इंटरनल वैलिडिटी होती क्या है, जैसे मान लो इंटरनल वैलिडिटी आपका बताती है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन है, और वो रिलेशन आपका ट्रस्ट वर्दी होता है। जैसे यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लेते हैं फिर से वाटर, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है प्लांट ग्रोथ। अब मान लो यहाँ पर आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है वाटर। आप ये देखोगे कि वाटर का क्या इफेक्ट हो रहा है प्लांट की ग्रोथ पर। अगर आपकी जो इंटरनल वैलिडिटी है, इंटरनल वैलिडिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, दैट मीन्स आपकी जो ये प्लांट की जो ग्रोथ हुई है ये सिर्फ और सिर्फ वाटर के ही वजह से हुई है। सो यहाँ पर आप ये कह सकते हो, यहाँ पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में आपका जो रिलेशन है वो ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप है। अगर आपकी इंटरनल वैलिडिटी की वैल्यू लो होती है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका जो प्लांट की ग्रोथ हो गई है ये वाटर की वजह से नहीं हुई, एक्चुअल में हो सकता है जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो सनलाइट की वजह से आपकी प्लांट की ग्रोथ हुई हो। सो इंटरनल वैलिडिटी ये बताता है कि आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन ट्रस्टवर्दी है या नहीं। सो दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन आपको ऑप्शन बी गिवन है एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होता है, जिसमें आप क्या करते हो, सैंपल्स पर स्टडी करते हो, सैंपल पर रिसर्च करते हो। सो उस सैंपल से जो आपका रिजल्ट आ रहा है आप ये देखते हो कि वो पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई हो रहा है या नहीं। सो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। सो ये भी डेफिनेशन एक्सटर्नल वैलिडिटी की डेफिनेशन नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग एक टेक्निक होती है जिसमें आप पॉपुलेशन से कुछ मेंबर्स को लेते हो और उन मेंबर्स पर जो कि आपके सैंपल बन जाता है और उन पर रिसर्च परफॉर्म करते हो। तो सैम्पलिंग एक टेक्निक होती है और ये भी सैम्पलिंग की डेफिनेशन नहीं होती है, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल वैलिडिटी, ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज कॉल्ड पब्लिकेशन इन अ रिसर्च जर्नल। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको हम रिसर्च जर्नल में पब्लिश कर सकते हैं।
सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गिवन है रिपोर्ट। रिपोर्ट तो बहुत सारी रिपोर्ट होती है, हर एक रिपोर्ट को आप रिसर्च जर्नल में पब्लिश नहीं कर सकते हो, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी पॉपुलर रिपोर्ट। पॉपुलर रिपोर्ट क्या होती है? पॉपुलर रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जो सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाती है ताकि सिटीजन्स को इन्फॉर्म कर सके कि कंट्री की इकोनॉमी क्या है, और इसलिए ये सिंपल लैंग्वेज में लिखी जाती है ताकि कॉमन पीपल उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। दैट्स व्हाई हम पॉपुलर रिपोर्ट को भी रिसर्च जर्नल में पब्लिश नहीं करते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी रिसर्च आर्टिकल। यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रिसर्च आर्टिकल को हम रिसर्च जर्नल में पब्लिश करते हैं। सो रिसर्च आर्टिकल क्या होता है? जिसमें रिसर्चर अपने रिसर्चर ने जो भी वर्क किया होगा, जो भी काम किया होगा, रिसर्चर सारा रिसर्च आर्टिकल में बताते हैं और उसको रिसर्च जर्नल में पब्लिश करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी रिसर्च आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, The way to systematically solve the research problem is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप रिसर्च में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो इन अ सिस्टमैटिक वे। सो रिमेंबर, द वे टू सिस्टमैटिकली सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम, इट इज ऑल्सो नोन एज साइंस ऑफ डूइंग रिसर्च साइंटिफिकली। तो आपको एग्जामिनर ऐसा भी पूछ सकता है, साइंस ऑफ डूइंग रिसर्च साइंटिफिकली इज कॉल्ड, और द वे टू सिस्टमैटिकली सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम इज कॉल्ड। सो आपको ये दोनों भी सेंटेंस याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसा ऑप्शन वो होगा आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी के थ्रू आप रिसर्च में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो इन अ सिस्टमैटिक वे। बट यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है टेक्निक, ऑप्शन सी ऑपरेशन एंड ऑप्शन डी रिसर्च प्रोसेस। सो ये सारे जो चीजें हैं आपके ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंडर लाई करते हैं। सो इन सारे चीजें परफॉर्म कर कर आप रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बट हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है सिस्टमैटिकली। अगर सिस्टमैटिकली वर्ड आता है, आप किसी भी प्रॉब्लम को सिस्टमैटिकली वे में सॉल्व करते हो, सो वो आप करते हो रिसर्च मेथोडोलॉजी के थ्रू। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए रिसर्च मेथोडोलॉजी। नेक्स्ट, the size of 4 grasshoppers were measured as 253 and 4 centimeter respectively. If the standard deviation be calculated as 1.825, what will be the standard error? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ग्रास होपर है जो कि एक इंसेक्ट होता है, वो 4 इंसेक्ट के साइजेस हमें मेजर किए गए और वो मेजर्स हमें गिवन है जो कि है 2, 5, 3 एंड 4 सेंटीमीटर। देन हमें स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू भी गिवन है 1.825। अब इस स्टडी में कितना एरर हुआ है जो कि है स्टैंडर्ड एरर। सो इस स्टडी का स्टैंडर्ड एरर हमें फाइंड आउट करना है। अब स्टैंडर्ड एरर की जो फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता क्या है। सो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अंडर रूट ऑफ सैंपल साइज। सो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन हमें गिवन है 1.825, देन अंडर रूट ऑफ सैंपल साइज। सैंपल साइज आपका ये हो जाएगा कि कितने इंसेक्ट लिए गए, कितने ग्रास होपर लिए गए, वो है आपके 4। सो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 4 आ जाएगा। देन 1.825 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, हमें पता है 4 जो है 2 का स्क्वायर है, सो ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा। सो आपका हो जाएगा 1.825 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.912। सो यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड एरर हो गया 0.912। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड रिसर्च इज ऑलवेज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अच्छी रिसर्च ऑलवेज कैसी होती है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शंस गिवन है ए स्लो, बी फास्ट एंड सी सिस्टमैटिक। सो रिमेंबर, कुछ रिसर्च स्लो भी होती है, कुछ रिसर्च फास्ट भी होती है। आप ये नहीं कह सकते हो कि एक अच्छी रिसर्च ऑलवेज स्लो ही होनी चाहिए और एक अच्छी रिसर्च हमेशा फास्ट ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है ये। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी सिस्टमैटिक, यस यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
एक अच्छी रिसर्च वही होगी जो ऑलवेज सिस्टमैटिक मैनर में परफॉर्म की गई होंगी। अब सिस्टमैटिक मीन्स व्हाट, आपकी जो रिसर्च होती है, आपको रिसर्च कुछ रिसर्च को आपकी सिस्टमैटिकली मीन्स स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना होता है और कुछ स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है व्हाइल परफॉर्मिंग रिसर्च, तभी आप आपकी रिसर्च को बोलोगे कि वो एक अच्छी रिसर्च है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गुड रिसर्च इज ऑलवेज सिस्टमैटिक। नेक्स्ट, identify the incorrect statement about pre-experimental research design। इस क्वेश्चन में हमें प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और रॉन्ग है। अब मान लो रिसर्चर को रिसर्च करना है और रिसर्चर को एक डिसीज है, उस डिसीज के अगेंस्ट ड्रग डेवलप करना है। तो रिसर्चर क्या करेंगे, पहले प्री एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, देन उसके बाद एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, देन उस एक्सपेरिमेंट से अगर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद, देन उस ड्रग को रिसर्चर लॉन्च करेंगे। अब रिसर्चर ने पहले प्री एक्सपेरिमेंट क्यों परफॉर्म किया, अब मान लो रिसर्चर को, अब रिसर्चर यहाँ पर कोई डिसीज है उसके अगेंस्ट ड्रग फॉर्म कर रहे हैं। अब रिसर्चर पहले ही पूरी पॉपुलेशन को वो ड्रग देकर नहीं टेस्ट करेंगे कि ये इफेक्टिव है या नहीं। सो रिसर्चर क्या करेंगे, पहले 3 या फिर 2 या फिर 4 लोगों को वो ड्रग देंगे और ये देखने के लिए कि वो ड्रग इफेक्टिव है या नहीं, उस ड्रग से लेने के लिए कि वो डिसीज क्योर हो रही है या नहीं। सो रिसर्चर प्री एक्सपेरिमेंट में पहले 2-4 लोगों को अपने कन्वीनियंस और जजमेंट के हिसाब से सैंपल सेलेक्ट करेंगे और पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करेंगे और उनको अपने एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे, जिसको हम कहते हैं प्री एक्सपेरिमेंट। सो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले रिसर्चर प्री एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, देन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद अगर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, देन रिसर्चर उस ड्रग को लॉन्च कर देंगे। सो रिमेंबर, हमें ऑप्शन जैसे गिवन है कि प्री एक्सपेरिमेंट हम तब परफॉर्म करते हैं जब ट्रू एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होने से पहले। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्री एक्सपेरिमेंट हैपन बिफोर अ ट्रू एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड। देन ऑप्शन बी, देयर इज नो रैंडम सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स। सो ये भी करेक्ट हो जाएगा अबाउट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर बहुत कम लोगों पर रिसर्च करते हैं। सो यहाँ पर रिसर्चर अपने जजमेंट, अपने कन्वीनियंस, अपने ओपिनियन के बेसिस पर सैंपल्स को और पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, ना कि रैंडमली किसी को भी रिसर्चर सेलेक्ट नहीं करते। Then option C, there is degree of control over extraneous variable. So यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। This is not correct statement about pre-experimental research design, because pre-experimental research design में जो extraneous variable होते हैं रिसर्चर उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मान लो प्री एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर ने 4-5 लोगों को ले लिया, अब ये 4-5 लोगों को रिसर्चर ने ले लिया, सो रिसर्चर जैसे एक्सट्रेनियस वेरिएबल है उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मान लो एज है, उनकी ईटिंग हैबिट है, उनका स्लीपिंग साइकिल है, सो ये सारी चीजें उनके एक्सट्रेनियस वेरिएबल होगी। सो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल नहीं कर सकते, वेयरएज ट्रू एक्सपेरिमेंट में आप एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हो, बट प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल नहीं करते हो। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ आईपीआर इज। इस क्वेश्चन में हमें आईपीआर का फुल फॉर्म फाइंड आउट करना है। सो आईपीआर क्या होता है, आईपीआर का फुल फॉर्म होगा आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब आईपीआर होता क्या है, सो आईपीआर वो होता है कि मान लो जो भी आपने अपने माइंड से चीजें इन्वेंट करी है या रिसर्च के थ्रू किसी भी चीज को डेवलप करी है, उनकी ओनरशिप से रिलेटेड आईपीआर होता है आपका। अगर आपके पास किसी इन्वेंशन का आईपीआर है, देन नोबडी कैन यूज इट विदाउट योर परमिशन, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है। दैट्स व्हाई आईपीआर का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी rights. So here option is the right answer. Next, dash refers to information that is generated to meet the specific requirements of the investigation at hand. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा डेटा होता है जिसमें रिसर्चर अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। ओके, सो उस डेटा को हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। सो स्टूडेंट्स, अगेन इस क्वेश्चन में भी आपके लिए एक की वर्ड है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जनरेटेड। मीन्स यहाँ पर रिसर्चर ने इंफॉर्मेशन जनरेट किया है।
So, जब भी कोई न्यू इंफॉर्मेशन रिसर्चर जनरेट करता है वो प्राइमरी डेटा के अंडर आता है। ओके, अब रिसर्च में दो टाइप के डेटा होता है, एक होता है आपका प्राइमरी डेटा एंड द सेकेंड इज सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसमें रिसर्चर खुद ही डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। ओके, एंड द सेकेंडरी डेटा जो होता है वो ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है, ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है या फिर कोई पुराने रिसर्चर ने उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ऑलरेडी जो रिसर्च की होती है वो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। सो हियर रिसर्चर ने कोई इंफॉर्मेशन जनरेट की है, कुछ न्यू इंफॉर्मेशन रिसर्चर ने खुद ही जनरेट की है, सो उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट, डैश इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए सबसे ज्यादा कौन सा टर्म और कौन सा टूल यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आपको पहले पता होना चाहिए कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिक्स में एक टर्म होता है जो डेटा को डिस्क्राइब करता है बाय आइडेंटिफाइंग द मिडिल वैल्यू इन दैट डेटा। सो डेटा की बीच या फिर मिडिल वैल्यू को सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करता है। ओके, सो सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए बहुत सारे टूल होते हैं जैसे मीन, मीडियन एंड मोड, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला टर्म होता है मीन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन आपको ऑप्शन बी गिवन है रेंज। रेंज क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, उसको हम कहते हैं रेंज। सो यहाँ पर रेंज आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देन आपको ऑप्शन सी गिवन है लोएस्ट वैल्यू। अगेन लोएस्ट वैल्यू भी सेंट्रल टेंडेंसी मेजर को डिस्क्राइब करने के लिए टूल नहीं होता है, दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन। नेक्स्ट, dash is a statistical measure used for comparing a variance to theoretical variance। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल है जो हम यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए ऑब्जर्वेशनल वेरिएंस और थ्योरेटिकल वेरिएंस को। तो उस स्टैटिस्टिकल टूल को हम कहते हैं काय स्क्वायर टेस्ट। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ आपको याद नहीं रखना है, ऐसा कौन सा टूल होता है जो कंपेयर करने के लिए यूज होता है ऑब्जर्वेशनल वेरिएंस टू द थ्योरेटिकल वेरिएंस, उसका आंसर हो जाएगा आपका काय स्क्वायर टेस्ट। ओके, नेक्स्ट, टाइप 2 एरर अकर्स व्हेन। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 2 एरर कब होता है। सो अगेन हम इस क्वेश्चन को इस टेबल के हेल्प से सॉल्व करेंगे। सो हियर ऑप्शंस की तरफ हम चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द नल इज ट्रू बट वी रिजेक्ट इट। सो हम टेबल में देखेंगे जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ओके, मीन्स आपको यहाँ पर फर्स्ट रो में देखना है। जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हमने इसको रिजेक्ट कर लिया, तो ये कौन से टाइप का एरर होगा? टाइप 1 एरर होगा ये। ओके, ये टाइप 2 एरर नहीं होगा, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन बी, द नल इज फॉल्स एंड वी रिजेक्ट इट। ओके, सो मीन्स आपको यहाँ पर अभी इस टेबल में सेकेंड रो में देखना है। सो नल हाइपोथेसिस आपकी फॉल्स है और आपने उसको रिजेक्ट कर लिया, फॉल्स है और आपने उसको रिजेक्ट कर लिया, मीन्स आपका जो डिसीजन है वो करेक्ट है, मीन्स ऑप्शन बी में कोई एरर ही नहीं है, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज अगेन इनकरेक्ट। देन ऑप्शन सी, द नल इज ट्रू एंड वी एक्सेप्ट इट। सो अगेन आपको यहाँ पर टेबल में देखना है और यहाँ पर आप फर्स्ट रो में देखेंगे जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आप उस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर ले रहे हो, दैट मीन्स आपका जो डिसीजन है ये करेक्ट डिसीजन है। अगेन ऑप्शन सी में कोई एरर नहीं है, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन डी, द नल इज फॉल्स बट वी एक्सेप्ट इट। क्या हो रहा है यहाँ पर? नल हाइपोथेसिस फॉल्स है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो। जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसे हम कहते हैं टाइप 2 एरर। सो यस, टाइप 2 एरर occurs when null hypothesis is false and we accept it. So here option D is the right answer. null hypothesis false होती है, null hypothesis गलत होती है, फिर भी हम उसको accept कर ले रहे हैं, so that is known as type 2 error. So here option D is the right answer. Moving on to the next question.
द मेथड बाय विच अ सैंपल इज चूजिंग रिफर्ड एज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सैंपल चूज करने के मेथड को हम क्या कहते हैं। उसे हम कहते हैं सैंपल डिजाइन। ओके, तो सैंपल डिजाइन में भी आपके कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे आपका फर्स्ट स्टेप होता है टारगेट पॉपुलेशन। आपकी कौन कौन से, आप किस पॉपुलेशन पर आप स्टडी करने वाले हो, आप पहले वो सिलेक्ट करते हो। देन सेकेंड स्टेप में आप सैम्पलिंग फ्रेम बना लेते हो। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, जिसमें आप एक लिस्ट बनाते हो और उस लिस्ट में कुछ लोगों के नेम होते हैं। अब उसके बाद थर्ड स्टेप में आप सैम्पलिंग टेक्निक डिसाइड करते हो। मीन्स आप किस मेथड से सैंपल को सिलेक्ट करोगे, और फिर जो भी आपने मेथड लिया होता है जैसे रैंडम सैम्पलिंग, तो आप रैंडमली इस लिस्ट में से लोगों को सिलेक्ट कर लोगे। ओके, एंड देन लास्ट में आप सैम्पलिंग परफॉर्म करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सैम्पलिंग डिजाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फ्रॉम थ्योरी टू लॉजिकल कंक्लूजन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है आप कौन से ऑप्शन के थ्रू थ्योरी से लॉजिकल कंक्लूजन फाइंड आउट करते हो। सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, हम थ्योरी से लॉजिकल कंक्लूजन्स हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो क्वांटिटेटिव रिसर्च आपकी डिडक्टिव रिसर्च में आता है, डिडक्टिव रीजनिंग में आता है, जिसे हम कहते हैं DGP। ओके, जैसे आप कोई जनरल थ्योरी को प्रूव करने की कोशिश करते हो, जनरल थ्योरी से कोई कंक्लूजन्स फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी इंडक्शन। इंडक्शन आपका क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है। क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी इंडक्टिव रीजनिंग होती है, जिसे हम कहते हैं IPG। मीन्स आप कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से कोई जर्नल थ्योरी डेवलप करते हो। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इंडक्शन में आप कोई थ्योरी को कंक्लूजन्स, थ्योरी से कोई कंक्लूजन्स फाइंड आउट नहीं करते हैं, ना ही कोई थ्योरी को प्रूव करते हैं, बल्कि आप थ्योरी डेवलप करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। Again, option C is also incorrect. So here correct option is option A, deduction. Next, a blueprint of research work is called. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है blueprint of research को हम और क्या कहते हैं। So remember students, blueprint of research को हम कहते हैं research design. So research design क्या होता है, research design में आप सब कुछ पहले से प्लान कर लेते हो कि आप आपकी रिसर्च में क्या क्या करने वाले हो। ओके, ब्लूप्रिंट का ही मतलब होता है कि प्लान। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये डिसाइड कर लूंगी कि रिसर्च करने से पहले मैं किन मेथड से डेटा को कलेक्ट करूंगी, कौन कौन से टेक्निक्स यूज करूंगी, कैसे डेटा को कलेक्ट करेंगे, बाय इंटरव्यूज और बाय ऑब्जर्वेशंस। ओके, सो ये सारे चीजें हम पहले ही से डिसाइड कर लेते हैं। सो उसे हम कहते हैं ब्लूप्रिंट और रिसर्च डिजाइन। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रिसर्च डिजाइन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, analysis of variance is a statistical method of comparing the dash of several population. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जो कि एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है। ये मेथड हम क्या कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको पहले पता होना चाहिए कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता क्या है। सो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसको हम कहते हैं एनोवा टेस्ट। ओके, एनालिसिस ऑफ वेरिएंट को हम कहते हैं एनोवा। ओके, ये टेस्ट हम यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए मीन ऑफ 3 और मोर पॉपुलेशन, जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में गिवन है सेवरल पॉपुलेशन, तो दिस इज नोन एज एनोवा। तो 3 या फिर 3 से ज्यादा, इसको हम कहते हैं सेवरल पॉपुलेशन के मीन्स को कंपेयर करने को हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को हम कहते हैं एनोवा टेस्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मीन्स। ओके, एंड अपेंडिक्स इज, इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करने में अपेंडिक्स क्या होता है। सो स्टूडेंट, जिसके आप देख रहे हो ये क्वेश्चन, दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। मैंने अपने लेक्चर में भी आपको ये बताया था। अपेंडिक्स हम थीसिस राइटिंग में लिखते हैं। सो अपेंडिक्स थीसिस राइटिंग के एक्स्ट्रा चैप्टर्स में आता है, जिसमें रिसर्चर अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा नॉलेज अपेंडिक्स में लिखते हैं, ताकि दूसरे रिसर्चर उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सके, या फिर दूसरे लोग उस कॉन्सेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, और दूसरे रिसर्चर उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का यूज कर आगे रिसर्च परफॉर्म करें। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एन एडिशनल टू बुक और डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एक्सप्लेनेटरी मैटर। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्स। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज रिसर्चर अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यू और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा।
देन ऑप्शन सी आपका गिवन है डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन। सो हम अपेंडिक्स में ये भी नहीं लिखते कि आपकी रिसर्च कब पब्लिश हुई है, दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी द आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। अपेंडिक्स में हम हिस्ट्री नहीं लिखते हैं, अपेंडिक्स में बस जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है रिसर्चर की वो लिखते हैं, ना कि कोई हिस्ट्री को लिखते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज option A, an additional to a book or document containing explanatory matter. Next question. मीन मीडियन एंड मोड इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है मीन मीडियन एंड मोड क्या होता है। सो मीन मीडियन एंड मोड दे आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब हमें फाइंड आउट करना है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। ओके, सो सेंट्रल टेंडेंसी आपके डेटा के सेंट्रल या फिर टिपिकल वैल्यू को भी कहते हैं। ओके, अब जैसे कि इस डायग्राम में मीन मीडियन एंड मोड ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल वैल्यू को बताता है। ओके, सो मीन मीडियन एंड मोड बेसिकली आपके डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आपके डेटा की सेंट्रल वैल्यू को बताता है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if more than two values are there for analyzing mean difference, then which test is to be used? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करेंगे जब हमें दो से ज्यादा ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एनोवा, बिकॉज एनोवा टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम मोर देन टू ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करते हैं। ओके, जब भी हम दो से ज्यादा ग्रुप के मीन को कंपेयर करते हैं तब हम एनोवा टेस्ट का यूज करेंगे, और जब भी हम सिर्फ दो ग्रुप के मीन को कंपेयर करते हैं तब हम टी टेस्ट एंड जी टेस्ट का यूज करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में इस टॉपिक से 2 to 4 क्वेश्चंस आते ही है। आप पेपर में आप इस टॉपिक से 2 से 4 क्वेश्चन आप देख ही लोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने अपने नोट्स में बहुत अच्छे से इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, आप जरूर उसको देख लीजिएगा। फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एनोवा टेस्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल ग्रुप इज अ टर्म यूज्ड इन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कंट्रोल ग्रुप ये टर्म हम किस रिसर्च में यूज करते हैं। सो कंट्रोल ग्रुप ये टर्म हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज करते हैं। अब कंट्रोल ग्रुप क्या होता है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमें पता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में दो वेरिएबल्स होते हैं आपके, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड नेक्स्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर आपका वाटर एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज प्लांट ग्रोथ। आपको देखना है कि वाटर का क्या इफेक्ट हो रहा है प्लांट की ग्रोथ पर। अब इस केस में क्या हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आ जाएंगे जैसे विंड, टेम्परेचर, सनलाइट। ओके, ये सारे आपके एक्स्ट्रा वेरिएबल हो गए। अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ये वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्टडी का पार्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो इस केस में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक टर्म आ जाता है और एक वेरिएबल आ जाता है जिसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। तो रिसर्चर क्या करते हैं, इन एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल, और इसे हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप्स। ओके, सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो कि है आपका इस केस में विंड और सनलाइट, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल या फिर कंट्रोल ग्रुप्स। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट, DOI स्टैंड्स फॉर। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि DOI का फुल फॉर्म क्या होता है। सो पहले तो हम जानते हैं कि DOI होता क्या है। सो जब भी रिसर्च अपने रिसर्च को ऑनलाइन पब्लिश करता है तो उसको एक नंबर मिलता है, उसको हम कहते हैं डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। सो अगर किसी को भी आपका या फिर रिसर्चर का आर्टिकल फाइंड करना है तो वो DOI नंबर के थ्रू आपके आर्टिकल को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर DOI का फुल फॉर्म होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग ई जर्नल इज डेटाबेस। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इन ऑप्शन में से कौन सी जर्नल एक डेटाबेस है। अब डेटाबेस होता क्या है पहले हम ये जानेंगे। तो डेटाबेस जहां पर बहुत सारे जर्नल्स और आर्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और रिसर्चर यहाँ से अपने रिसर्च के लिए आर्टिकल्स फाइंड आउट करते हैं, सो उसे हम कहते हैं डेटाबेस। सो अब हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड ऑप्शन सी इज इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और सी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज ये दोनों भी आपके साइंटिफिक जर्नल्स है, या दैट्स वाई यहाँ पर आपका दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। देन ऑप्शन है स्कॉपस। यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्कॉपस एक ऐसा डेटाबेस है जहां से रिसर्चर अपने आर्टिकल्स को फाइंड आउट करते हैं और स्कॉपस इज ओन्ड बाय एल्सेवियर कंपनी। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए स्कॉपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following sampling methods is based on probability? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी सैम्पलिंग आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होता है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है कोटा सैम्पलिंग, ऑप्शन सी जजमेंट सैम्पलिंग, ऑप्शन डी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सो ये तीनों भी सैम्पलिंग आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स में आता है। मेथड्स के टाइप है ये तीनों भी, जहां पर रिसर्चर अपने जजमेंट्स, अपने ओपिनियंस और कन्वीनियंस को आगे रखकर पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, सी एंड डी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि कौन सा सैम्पलिंग मेथड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इट इज द टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एक आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है। अब स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होता क्या है हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में रिसर्चर एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन लेते हैं। इस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को रिसर्चर होमोजीनियस पॉपुलेशन में कन्वर्ट करते हैं और होमोजीनियस ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं और इस ग्रुप में से रैंडमली सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर अपने कन्वीनियंस, अपने जजमेंट, अपने ओपिनियन को आगे नहीं रखते हैं बल्कि रैंडमली पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज गुड फॉर थीसिस रिपोर्ट। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम रिसर्च में थीसिस किस टूल में लिखते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गिवन है एक्सेल। एक्सेल क्या होता है जिसमें आप डेटा को एनालाइज करते हो, ये डेटा एनालिसिस टूल होता है। एक्सेल आपका डेटा एनालिसिस टूल होता है। एक्सेल में रिसर्चर थीसिस को नहीं लिखते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है और जिसमें रिसर्चर रिसर्च प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना कि थीसिस लिखते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी वर्ड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वर्ड डॉक्यूमेंट में रिसर्चर अपने थीसिस को लिखते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which help researchers all over the world to work together in collaboration। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा टूल होता है जिसकी हेल्प से रिसर्चर पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकते हैं। सो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन सी वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग जैसे हमने अभी देखा, वर्ड प्रोसेसिंग जिसमें रिसर्चर थीसिस राइट करते हैं। सो वर्ड प्रोसेसिंग के थ्रू रिसर्चर एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते और ना ही एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकते, दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है कि रिसर्च में किसी और रिसर्चर के कंटेंट, किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन को कॉपी करने को हम प्लेजरिज्म कहते हैं। सो प्लेजरिज्म भी एक ऐसा टूल नहीं होता है जिसके थ्रू रिसर्चर कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर कोलैबोरेट कर सकते हैं, दैट्स वाई आपका यहाँ पर ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए आईसीटी। आईसीटी क्या होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे आप नेम में मीनिंग देख रहे हो कम्युनिकेशन। सो ये आईसीटी एक ऐसा टूल होता है जिसके थ्रू पूरे वर्ल्ड के रिसर्चर और
जो भी रिसर्चर को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, कोलैबोरेट करना है, सो इस टूल के थ्रू रिसर्चर एक दूसरे से कम्युनिकेट और कोलैबोरेशन करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटेटिव डेटा यूजेस। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि क्वालिटेटिव डेटा कौन सी स्केल ऑफ मेजरमेंट यूज करता है। ओके अब हम एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं कि क्वालिटेटिव डेटा में कौन सी स्केल ऑफ मेजरमेंट हम यूज करेंगे। जैसे मान लो शर्ट्स के साइजेस है। ओके अब यहाँ पर आपने शर्ट के साइजेस को उनके फीचर्स के हिसाब से क्लासिफाई कर लिया कि ये स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। ओके अब यहाँ पर आपने क्या किया, शर्ट को उनके फीचर्स के हिसाब से क्लासिफाई कर लिया। दैट्स वाई आपके नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में आएगा। ओके देन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, शर्ट के साइजेस को पहले आपने स्मॉल लिया, फिर स्मॉल से मीडियम में आए। आपने ऐसा थोड़ी ना किया कि स्मॉल से डायरेक्ट लार्ज पे चले गए। ओके स्मॉल से आपने प्रॉपर मीडियम लिया, मीडियम से उससे थोड़ा सा एक साइज बड़ा लार्ज ले लिया। ओके मीन्स यहाँ पर आपने ऑर्डर फॉलो किया है। मीन्स यहाँ पर आप क्वालिटेटिव डेटा में आप ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट भी यूज करेंगे। मीन्स इस शर्ट की साइज में आपने एक ऑर्डर फॉलो किया। ओके दैट मीन्स आप क्वालिटेटिव डेटा में नॉमिनल एज वेल एज ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट यूज करते हो। दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है, रेशो एंड इंटरवल। सो रिमेंबर रेशो और इंटरवल में आप क्वांटिटेटिव डेटा में आप इस स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करते हो। बिकॉज क्वालिटेटिव डेटा में और यू कैन से नॉमिनल और ऑर्डिनल में जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है। ओके और क्वालिटेटिव डेटा में नंबर्स नहीं इन्वॉल्व होते। वैसे हमने देखा नॉमिनल और ऑर्डिनल में कोई नंबर्स नहीं ज्यादा इन्वॉल्व होते। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्वालिटेटिव डेटा यूजेस नॉमिनल एज वेल एज ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट्स। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, either nominal or ordinal scale. Next question. In an aquaculture study, the following variables were measured on each fish: gender, initial weight, body temperature, weight gain. The scale of these four variables in order are. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक स्टडी की गई, एक एक्वाकल्चर स्टडी की गई, मीन्स पानी से रिलेटेड कुछ स्टडी की गई, और इस स्टडी में फिश पर स्टडी की गई, और जैसे उनके फिश के वेरिएबल्स जैसे जेंडर, इनिशियल वेट, बॉडी टेम्परेचर, वेट गेन, इन सारे वेरिएबल्स पर स्टडी की गई। तो ये जो 4 वेरिएबल्स है, ये इन 4 वेरिएबल्स को स्टडी करने के लिए रिसर्चर कौन से स्केल ऑफ मेजरमेंट्स का यूज करेंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके सो यहाँ पर आपका फर्स्ट वेरिएबल है जेंडर। तो जेंडर को रिसर्चर फिश के जेंडर्स को रिसर्चर उनके क्वालिटेटिव फीचर्स के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे। तो क्वालिटेटिव फीचर्स के हिसाब से जब क्लासिफाई करते हैं हम, तो वो हम नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में करते हैं। तो यहाँ पर जेंडर को क्लासिफाई करने के लिए रिसर्चर नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे। देन इनिशियल वेट मीन्स इनका वेट देखने के लिए कि कितना वेट है। सो वेट को नंबर्स में आइडेंटिफाई करते हैं। ओके वेट आपका नंबर्स में होता है, दैट्स वाई यहाँ पर नंबर्स में हो रहा है। सो आप यहाँ पर रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट्स यूज करेंगे। देन नेक्स्ट इज बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को आप बॉडी टेम्परेचर मीन्स आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो आपका जीरो नहीं हो सकता। आपको बॉडी टेम्परेचर में जीरो की कोई मीनिंग नहीं होता है। दैट्स वाई आप यहाँ पर इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करोगे। इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट में जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है, जीरो आपका आर्बिट्री रहता है। देन आपका है वेट गेन अगेन ये रेशो में आएगा। अगर ये देखना है रिसर्चर को कि ये पर्टिकुलर फिश का कितना वेट गेन हो गया, सो कोई फिश का वेट गेन होगा, कोई फिश का वेट गेन नहीं होगा, मीन जीरो वेट गेन होगा। तो जीरो वेट गेन है, दैट्स वाई यहाँ पर आपका रेशो होगा। रेशो में जीरो का कुछ मीनिंग होता है, दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर रिसर्चर फिश के जेंडर को मेजर करने के लिए नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे। इनिशियल वेट को मेजर करने के लिए रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे, क्योंकि वेट जीरो भी हो सकता है। ओके देन नेक्स्ट इज बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए रिसर्चर इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे, बिकॉज इंटरवल में जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है, और उसी तरह बॉडी टेम्परेचर में जीरो का भी कोई मीनिंग नहीं होता है। देन वेट गेन के लिए रिसर्चर रेशो स्केल ऑफ मेजरमेंट का यूज करेंगे, बिकॉज वेट गेन जीरो भी हो सकता है। सो रेशो में आपके जीरो का मीनिंग होता है,
दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉमिनल, रेशो, इंटरवल एंड लास्ट इज रेशो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. First question, the result undertaken to find the solution to a particular problem faced by a particular organization is dash research. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन ने पर्टिकुलर प्रॉब्लम फेस किया है और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन किस रिसर्च का यूज करेगी. ओके, सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको बस एक ही वर्ड पर फोकस करना है विच इज पर्टिकुलर. पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कभी भी आपके क्वेश्चन में पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक ये दोनों वर्ड आता है, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड विद अप्लाइड रिसर्च. सो यस, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च में रिसर्चर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम या फिर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. देन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गिवन है आपको फंडामेंटल रिसर्च. फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू आइडियाज, न्यू थ्योरी, न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं ताकि उनकी नॉलेज इंक्रीज हो सके. बट फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर कोई स्पेसिफिक और पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते. दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन सी, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च. कॉन्सेप्चुअल रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है विच इज रिलेटेड विद कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज. सो अगेन आपका यहाँ पर ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन डी, डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर कोई फेनोमेना को एज इट इज डिस्क्राइब करते हैं और अगेन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में रिसर्चर कोई पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते. दैट्स व्हाई अगेन आपका यहाँ पर ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर कोई पर्टिकुलर और स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंटरवल स्केल. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट इंटरवल स्केल. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑन एन इंटरवल स्केल इज ऑलवेज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बिकॉज इंटरवल स्केल में हमारी जो भी वैल्यूज होती है हम उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कैलेंडर, कैलेंडर में आपकी फर्स्ट डेट आती है, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड सो ऑन. सो आप जैसे देखते हो फर्स्ट और सेकेंड डेट के बीच में आपका 24 आवर्स का गैप होता है. ऐसे सेकेंड और थर्ड के बीच में भी 24 आवर्स का गैप होता है. देन थर्ड और फोर्थ जो डेट होगी इसके बीच में भी 24 आवर्स का गैप होता है. सो आपका जो डिफरेंस हो रहा है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन्स सेम ही है हर डिफरेंस, हर एक डेट्स के बीच में सेम डिफरेंस हो रहा है. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. इंटरवल स्केल्स में हमारी जो भी वैल्यूज होती है उनके बीच का डिफरेंस जो होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. देन ऑप्शन बी आपको गिवन है, इंटरवल डेटा सेट्स हैव नो ट्रू जीरो. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा. तो इंटरवल स्केल्स में आपके जीरो वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं होता है. ओके, देन ऑप्शन सी, यूजिंग इंटरवल डेटा यू कैन कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा बिकॉज क्वांटिटेटिव डेटा में हम इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट्स का यूज करते हैं. सो इस इंटरवल स्केल मेजरमेंट में हम स्टैटिस्टिकल टूल्स के यूज से भी डेटा को मेजर कर सकते हैं. जैसे स्टैटिस्टिकल टूल है आपके पास, मीन, मीडियन, मोड. सो ये कैलकुलेट करने के लिए हम इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट का भी यूज कर सकते हैं. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी बिकॉज यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, बी, सी तीनों भी करेक्ट हो जाएगा अबाउट इंटरवल स्केल. दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव. So students, I hope the concept of scales of measurements is clear to everyone. And first question, what are the conditions in which type 1 error occurs? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 1 एरर कब होता है. अब जब भी रिसर्चर रिसर्च परफॉर्म करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं. देन उस प्रॉब्लम पर बेस्ड रिसर्चर हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं. अब हाइपोथेसिस होता क्या है? हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो कि रिसर्चर के अजम्पशंस और गेसेस पर बेस होता है और उसी अजम्पशन और उसी स्टेटमेंट को रिसर्चर अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं देखने के लिए वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. अब समटाइम क्या होता है, रिसर्चर से कुछ हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में मिस्टेक हो जाती है और उसी मिस्टेक्स को हम कहते हैं एरर्स. अब रिसर्च में दो टाइप्स के एरर होते हैं, एक होता है आपका टाइप 1 एरर एंड सेकेंड इज टाइप 2 एरर. अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 1 एरर होता कब है. सो इस टेबल से हम देखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. सो टाइप 1 एरर होता कब है? जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है,
जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है और हम उसको रिजेक्ट कर लेंगे तब हमारी फर्स्ट टाइप 1 एरर होगी। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइप 2 एरर कब होता है? जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है और रिसर्चर फिर भी उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो वो हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर। और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 1 एरर कब होता है। सो टाइप 1 एरर जब हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है और रिसर्चर फिर भी उसको रिजेक्ट कर लेते, तब होती है आपकी टाइप 1 एरर। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द नल हाइपोथेसिस गेट रिजेक्टेड इवन इफ इट इज ट्रू। So here option B is the right answer. Next question. Source of data collected and compiled by others is called. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा डेटा कलेक्शन सोर्स होता है जिसमें हम किसी और रिसर्चर, किसी और ऑथर का इंफॉर्मेशन और यू कैन से कंटेंट यूज करते हैं अपनी रिसर्च में। सो रिमेंबर, डेटा कलेक्शन के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी डेटा और सेकेंड होता है आपका सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा में रिसर्चर खुद अपने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करके खुद इंफॉर्मेशन डेवलप करते हैं बाय इंटरव्यूज के थ्रू, सर्वेस के थ्रू, क्वेश्चनर्स के थ्रू रिसर्चर खुद इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा में रिसर्चर किसी और ऑथर्स का या फिर किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन अपने रिसर्च में यूज करते हैं। तो सेकेंडरी डेटा में रिसर्चर खुद इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट नहीं करते, रिसर्चर यहाँ पर सेकेंडरी डेटा में किसी और लोगों का, किसी और ऑथर का, किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन कंटेंट अपने रिसर्च में यूज करते हैं, सो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सैम्पलिंग की जो लिस्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं। सो रिमेंबर, जब भी रिसर्चर रिसर्च परफॉर्म करते हैं, सो रिसर्चर एक पॉपुलेशन लेते हैं और उस पॉपुलेशन के सब पार्ट पर रिसर्च परफॉर्म करते हैं और जिसे हम कहते हैं सैंपल। ओके, सो सैंपल को सेलेक्ट करने के बाद सैंपलिंग के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी। अब टारगेट पॉपुलेशन होता क्या है कि आप जिन पॉपुलेशन पर रिसर्च परफॉर्म करोगे वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन होगी। अब टारगेट पॉपुलेशन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है सैम्पलिंग फ्रेम। अब सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? अब जैसे आपकी जो टारगेट पॉपुलेशन है, सो आप ये डिसाइड करो कि किन किन लोगों से मुझे डेटा मिल सकता है। सो आप क्या करते हो, सैम्पलिंग फ्रेम में एक उन लोगों की एक लिस्ट बना लेते हो। सो इसी लिस्ट को आप कहते हो सैम्पलिंग फ्रेम। अब सैम्पलिंग फ्रेम के बाद आप टेक्निक्स यूज करते हो कि किस टेक्निक से आप और किस मेथड से आप सैंपल को सिलेक्ट करोगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आप सैंपल्स को रैंडमली सिलेक्ट करोगे या फिर अपने कन्वीनियंस और जजमेंट के हिसाब से सिलेक्ट करोगे, आप ये चूज करते हो एंड नेक्स्ट आप सैम्पलिंग परफॉर्म करते हो। सो इस स्टेप में आप सैम्पलिंग परफॉर्म करते हो। सो लिस्ट ऑफ पॉपुलेशन, लिस्ट ऑफ टारगेट पॉपुलेशन, आप टारगेट पॉपुलेशन में से उन लोगों के लिस्ट बनाते हो कि जिससे मुझे ऐसा लगता है मुझे इन लोगों से डेटा मिल सकता है, तो उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सैम्पलिंग फ्रेम। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन सी गिवन है पॉपुलेशन फ्रेम। पॉपुलेशन फ्रेम ऐसा कोई टर्म नहीं होता है रिसर्च में, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, रैंडमली पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हो। तो ये आपका एक लिस्ट नहीं होता है बल्कि ये आपकी एक मेथड होता है जिससे आप सैंपल्स को पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सैम्पलिंग फ्रेम। नेक्स्ट, द फर्स्ट पेज ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्च रिपोर्ट का फर्स्ट पेज क्या होता है। तो रिसर्च रिपोर्ट जिसे हम थीसिस भी बोलते हैं, सो थीसिस का फर्स्ट पेज होता है टाइटल पेज। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन टाइटल पेज के बाद आता है आपका इंडेक्स। इंडेक्स जैसे आपने आपकी बुक्स में देखा होगा कि कंटेंट लिखा होता है और कौन सा कंटेंट और कौन सा चैप्टर कौन से पेज पर है आपको ये प्रॉपर मेंशन होता है। ऐसे ही थीसिस में और रिसर्च रिपोर्ट में रिसर्चर इंडेक्स लिखते हैं। सो इंडेक्स आपके टाइटल पेज के बाद आता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी गिवन है अपेंडिक्स एंड बिब्लियोग्राफी।
सो ये आपके रिसर्च रिपोर्ट के और थीसिस के ये एक्स्ट्रा चैप्टर्स में आते हैं। अपेंडिक्स में रिसर्चर क्या करते हैं, उनका जो प्रॉपर टॉपिक होता है उस टॉपिक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि दूसरे रिसर्चर उस इंफॉर्मेशन का यूज करके आगे रिसर्च परफॉर्म करे। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। अपेंडिक्स आपके रिसर्च रिपोर्ट का फर्स्ट पेज नहीं होता है। देन बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जिसे हम कहते हैं एक सेट ऑफ, और यू कैन से बिब्लियोग्राफी एक रेफरेंस होता है, लिस्ट ऑफ रेफरेंस। सो रेफरेंस क्या होता है, जिसमें रिसर्चर कोई और रिसर्चर का इंफॉर्मेशन और कंटेंट अपने रिसर्च में यूज करता है। सो रिसर्चर उनका प्रॉपर नेम मेंशन करता है, सो उसे हम कहते हैं रेफरेंस, और एक लिस्ट ऑफ रेफरेंस और सेट ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। दैट्स वाई यहाँ पर बिब्लियोग्राफी भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज बिब्लियोग्राफी भी आपके रिसर्च रिपोर्ट का और थीसिस का फर्स्ट पेज नहीं होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, टाइटल पेज। टाइटल पेज आपके रिसर्च रिपोर्ट का और थीसिस का फर्स्ट पेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन इज, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इंफॉर्मेशन होती क्या है। अब रिसर्चर अपने रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो रिसर्चर जब डेटा को कलेक्ट करते हैं, सो रिसर्चर रिस्पोंडेंट्स के थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब रिस्पोंडेंट्स होते क्या है, तो रिस्पोंडेंट वो होते हैं जिनके थ्रू रिसर्चर क्वेश्चन सर्विस को फिल कराते हैं और उनके थ्रू डेटा को कलेक्ट करते हैं। रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, सो रिस्पोंडेंट्स के थ्रू रिसर्चर को डेटा मिलता है। सो वो डेटा जो डायरेक्टली रिस्पोंडेंट के थ्रू मिलता है उसे हम कहते हैं रॉ डेटा। अब कभी कभार रिस्पोंडेंट से भी कुछ मिस्टेक हो जाती है, वो कुछ और इंफॉर्मेशन भर देते हैं, कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन भर देते हैं। सो वो जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन होती है, सो उस रॉन्ग इंफॉर्मेशन को रिसर्चर करेक्ट करते हैं, या फिर वो जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन होती है उसको क्लीन करते हैं, और वो आपका जो डेटा मिलता है उससे करेक्ट करने के बाद रिसर्चर को जो डेटा मिलेगा ये हो जाएगा रिसर्चर का प्रोसेस डेटा, और इसी प्रोसेस डेटा को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोसेस डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रिवेंट अ रिसर्चर फ्रॉम ब्लाइंड सर्च एंड इंटेलेक्चुअल वंडरिंग। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा टूल है जो रिसर्चर को प्रिवेंट करता है, ब्लाइंड रिसर्च मीन्स कहीं से भी अपने रिसर्च में डेटा को कलेक्ट कर रहे बिना सोचे समझे, इंटेलेक्चुअल वंडरिंग बिना सोचे समझे कहीं से भी रिसर्च में डेटा को कलेक्ट कर रहे। सो ये इस चीज से बचने के लिए रिसर्चर के लिए कौन सा एक ऐसा टूल है जो रिसर्चर को इस चीज से प्रिवेंट करता है। सो वो टूल होता है आपका रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन जिसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। सो ये क्या होता है, रिसर्च डिजाइन में आप और रिसर्चर पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि रिसर्च में किस टाइप से मैं डेटा को कलेक्ट करूंगा, कौन से सैम्पलिंग परफॉर्म करके मैं रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करूंगा, कौन से टूल यूज करूंगा, किस चीज के थ्रू मैं क्या परफॉर्म करूंगा, क्या मैं इंटरव्यू सर्विस किसके थ्रू अपने डेटा को कलेक्ट करूंगा। ये सारी प्लानिंग रिसर्चर रिसर्च डिजाइन इस स्टेप में कर लेते हैं। सो रिसर्चर जब प्लान कर लेते हैं, जब कोई भी चीज प्लान होती है तो आप उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते हो, आप कहीं और जिगजैग मैनर में नहीं चलते हो। सो रिमेम्बर, रिसर्च डिजाइन एक ऐसा टूल होता है जो रिसर्चर को प्रिवेंट करता है कई और जगह से रिसर्च में डेटा को कलेक्ट करने का, या फिर किसी भी कई सुनी बातों से रिसर्च करने से। ओके, सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रिसर्च डिजाइन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एच इंडेक्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट एच इंडेक्स। तो व्हाट इज एच इंडेक्स, एच इंडेक्स होता क्या है। तो एच इंडेक्स किसी भी रिसर्चर या फिर किसी भी ऑथर के परफॉर्मेंस को मेजर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी रिसर्चर का एच इंडेक्स अगर ज्यादा है, मतलब उस रिसर्चर का वर्क बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। ओके, मीन्स उस रिसर्चर का वर्क बहुत ज्यादा अच्छा होगा। सो लेट्स लुक एट ऑप्शन ए, ऑथर लेवल मेट्रिक। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शन ए यही बता रहा है कि एच इंडेक्स किसी भी रिसर्चर के परफॉर्मेंस को मेजर करता है। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, मेजर्स इम्पैक्ट ऑफ स्कॉलर्स आउटपुट। अगेन यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एच इंडेक्स यही बताता है कि अगर किसी रिसर्चर का एच इंडेक्स बहुत ज्यादा है
दैट मीन्स उस रिसर्चर का वर्क भी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा. ओके, देन ऑप्शन सी मेजर्स क्वांटिटी विथ क्वालिटी ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ ऑथर्स. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एच इंडेक्स ये भी मेजर करता है कि किसी भी रिसर्चर के पब्लिकेशन की क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी एच इंडेक्स मेजर करता है. दैट्स वाई आपका यहाँ पर ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा. देन हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज. इस क्वेश्चन में हमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है ये फाइंड आउट करना है. सो कन्वीनियंस सैम्पलिंग ये एक टाइप का नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है ये फाइंड आउट करना है, इसलिए हम इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड क्या होता है. ओके, सो कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड में रिसर्चर अपने कन्वीनियंस के बेसिस पर सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं. जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, ये ग्रेज जो पर्सन है दिस इज रिसर्चर. अब रिसर्चर ने क्या किया, रिसर्चर अगर मान लो रिसर्चर मुंबई में है, सो रिसर्चर ने अपने ही आसपास के लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया. ओके, और बाकी जो दूसरे सिटीज के लोग थे इनको यहाँ पर सिलेक्ट ही नहीं किया रिसर्चर ने. सो रिसर्चर ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, रिसर्चर को जो इजी पड़ रहा था उसी के बेसिस पर कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया पॉपुलेशन में से, और ये ही उनके सैंपल्स बन गए. ओके, अब हम और अच्छी तरीके से समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर हो और आपके एरिया में, आप आपके एरिया में हो और आपके एरिया में 2-3 शॉप्स है. ओके, सब कुछ नजदीक है और कुछ दूर है. तो अगर आप कोई शॉप से कोई सामान खरीदने जा रहे हो तो आप क्या करोगे, जो आपके नजदीक शॉप है आप उसी में जाओगे, आप दूर जाओगे क्या, नहीं. मीन्स आपको जो कन्वीनियंस लग रहा था, आपको जो इजी पड़ रहा था, आप नजदीक की शॉप में जाके जल्दी से सामान लेके आ जा सकते हो. ओके, बट दूर की शॉप में अगर आप जाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा. इसलिए रिसर्चर भी यहाँ पर क्या किया, रिसर्चर ने अपने ही सिटी में जितने लोग थे उन्हीं को सेलेक्ट कर लिया पॉपुलेशन में से और उनको अपना सैंपल बना लिया. सो यस, कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, जहां पर रिसर्चर सैंपल्स को अपने कन्वीनियंस के बेसिस पर सेलेक्ट करते हैं. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. देन आपको ऑप्शन बी गिवन है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. सो यस, कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है दिस इज द टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड. सो आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू. नेक्स्ट, which of the following are the examples of hypothesis. So इस क्वेश्चन में हमें hypothesis के कुछ examples गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि ये एग्जाम्पल hypothesis का एग्जाम्पल है या नहीं. तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में hypothesis होता क्या है ये देख लिया था, अब हम hypothesis के एग्जाम्पल देखते हैं. तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है, if I add fertilizer to my garden then my plants will grow faster. सो यहाँ पे रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी आप देखते हो कि कोई सेंटेंस और कोई स्टेटमेंट इफ से स्टार्ट हो रहा है, इफ मीन्स अगर मैं अपने गार्डन में फर्टिलाइजर ऐड करूंगी हो सकता है कि मेरे जो प्लांट्स है प्लांट्स फास्ट ग्रो करे. ओके, सो ये एक हाइपोथेसिस हो गया है, अगर मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो सकता है. तो ये एक हाइपोथेसिस हो गई, ये रिसर्चर की एक अजम्पशन है और ये रिसर्चर का कुछ गेसेस है. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइपोथेसिस. देन ऑप्शन बी आपको गिवन है, इफ आई ब्रश माय टीथ एवरी डे देन आई विल नॉट डेवलप कैविटीज. मीन्स अगर, इफ मीन्स फिर से इफ आ रहा है, मीन्स अगर मैं डेली अपने टीथ को ब्रश करती हूँ तो कैविटीज नहीं डेवलप होगी. सो ये रिसर्चर के अगेन एक अजम्पशन है, गेसेस है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, एक टेम्पररी स्टेटमेंट है जिसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस. तो यहाँ पर ऑप्शन बी में भी आपको हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल गिवन है. देन ऑप्शन सी, इफ आई टेक माई विटामिन्स एवरी डे देन आई विल नॉट फील टायर्ड. सो यहाँ पर अगेन आपका ऑप्शन सी में भी जो स्टेटमेंट आपको गिवन है ये भी इफ से ही स्टार्ट हो रहा है. मीन्स अगर मैं विटामिन लेती हूँ एवरी डे देन मैं टायर्ड फील नहीं करूंगी. ओके, सो अगर से स्टेटमेंट आपका स्टार्ट हो रहा है मीन्स ये एक हाइपोथेसिस है. यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल है. दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल दी अबव, बिकॉज all these are the example of hypothesis. Okay, next question.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में हमें अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल गिवन है। ओके अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, सर्चिंग हाउ डिड द यूनिवर्स बिगिन। सो दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपका एक जर्नल स्टेटमेंट है। जर्नल स्टेटमेंट हम फंडामेंटल रिसर्च में स्टडी करते हैं। सो ये आपका फंडामेंटल रिसर्च का एग्जाम्पल होगा या अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल नहीं होगा। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, डेवलपमेंट ऑफ न्यू मैथमेटिकल थ्योरी। सो अगेन जैसे हमने देखा था फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू थ्योरी डेवलप करते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर आपके लिए 3 वर्ड बहुत की वर्ड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू थ्योरीज को डेवलप करता है। अब यहाँ पर कौन सी थियोरी है? मैथमेटिकल थियोरी है। सो फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर न्यू थ्योरी डेवलप करता है ताकि उनकी नॉलेज इंक्रीज हो सके और वो अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल कर सके। सो यहाँ पर ऑप्शन बी में आपको जो एग्जाम्पल गिवन है ये आपका फंडामेंटल रिसर्च का एग्जाम्पल होगा, अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल नहीं होगा। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, ट्रीटमेंट ऑफ क्योर ऑफ अ स्पेसिफिक डिसीज। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। सो अप्लाइड रिसर्च में हम कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम और यू कैन से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी आपको अप्लाइड रिसर्च से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल और कोई डेफिनेशन हो तो उसमें आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, एक होता है स्पेसिफिक और दूसरा होता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अगर आपके डेफिनेशन में या फिर आपके ऑप्शंस में प्रैक्टिकल वर्ड और या फिर स्पेसिफिक वर्ड गिवन होगा, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड विद अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम और यू कैन से कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर हमें एक डिसीज को, और ये जो कि एक स्पेसिफिक डिसीज है, उसका ट्रीटमेंट रिसर्चर फाइंड आउट कर रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइड रिसर्च। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या गिवन है हमें। A company wants to see how effective its vaccine is against COVID. The company decided to conduct several trials. Which of the following conclusion from the test is a type 2 error if the null is false? So students, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक कंपनी है और कंपनी को फाइंड आउट करना है एक वैक्सीन की इफेक्टिवनेस अगेंस्ट कोविड। ओके, यहाँ पर कंपनी ने बहुत सारे टेस्ट किए और हमें कुछ कंक्लूजन्स दिए, जैसे आप देख रहे हो ऑप्शन ए, बी और सी में कंक्लूजन्स है, और हमें फाइंड आउट करना है इन ऑप्शंस में से टाइप 2 एरर कौन सा होगा। ओके, सो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स है, फर्स्ट इज वैक्सीन एंड द नेक्स्ट वन इज कोविड। ओके, सो यहाँ पर हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होगी? नल हाइपोथेसिस बोलेगी वैक्सीन और कोविड ये दोनों भी वेरिएबल में कोई रिलेशन नहीं है। ओके, ये हमारी नल हाइपोथेसिस हो गई, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स है हमारी। सो उस केस में हमारा टाइप 2 एरर क्या होगा? सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगेन हम टेबल में देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस हमारी फॉल्स है और हमने उस नल हाइपोथेसिस को अगर एक्सेप्ट कर लिया तो हमारा जो ये एरर होगा ये टाइप 2 एरर होगा। ओके, मींस यहाँ पर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो, दैट मीन्स यहाँ पर टाइप 2 एरर होगा यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन इज द राइट आंसर बिकॉज वैक्सीन इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोविड। ओके, so here option is the right answer. Then option B, vaccine is effective against COVID. So यहाँ पर हमारा null hypothesis क्या बता रहा था कि वैक्सीन और कोविड में कोई रिलेशन नहीं है, बट यहाँ पर ऑप्शन बी में हमें गिवन है कि नहीं, वैक्सीन और कोविड में वैक्सीन जो है वो इफेक्टिव है, इफेक्टिव वैक्सीन है अगेंस्ट कोविड। सो यस, जब भी हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है और हम उसको रिजेक्ट कर लेते हैं तो हमारा जो डिसीजन होता है दिस इज द करेक्ट डिसीजन। That's why here option B is incorrect. Then option C, data insufficient. So here option C is again incorrect because data तो sufficient है हमारे पास. That's why here option C is incorrect. So here correct option is option A. Vaccine is not effective against COVID. Okay. Next question. In experimental research, dash variables are used to explain relationships between the independent variable and dependent variable. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कौन सा ऐसा वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशन हमें एक्सप्लेन करता है। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे।
एक एग्जाम्पल है कि स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। तो यहाँ पर स्मोकिंग हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं। स्मोकिंग का अफेक्ट देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल पर, स्मोकिंग का हम अफेक्ट देखते हैं लंग्स पर क्या हो रहा है, इसलिए लंग कैंसर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब इस केस में क्या होता है कि एक वेरिएबल होता है जो इन दोनों वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन एक्सप्लेन करता है, जिसे हम कहते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल इस केस में होगा आपका टिश्यू डैमेज, बिकॉज स्मोकिंग करने से क्या होता है, आपका टिश्यू डैमेज हो रहा है, इसीलिए तो आपको लंग कैंसर हो रहा है। जब आप स्मोकिंग करते हो तो आपका टिश्यू डैमेज होता है, इसलिए आपको लंग कैंसर होता है। इसलिए यहाँ पर टिश्यू डैमेज आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल हो जाएगा। सो इंटरवेनिंग वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। देन एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्टडी का पार्ट नहीं होते हैं, फिर भी डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर एक्सट्रेनियस वेरिएबल आपका एज हो सकता है। ओके, देन यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। हियर ऑप्शन ए आपको गिवन है कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल जो एक्स्ट्रा वेरिएबल होते हैं, रिसर्चर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसे हम करते हैं कंट्रोल वेरिएबल। सो यहाँ पर एज जो कि हमारा है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, एक्स्ट्रा वेरिएबल, रिसर्चर इसको कंट्रोल करेगा थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, उसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशन बताए, उसे हम कहते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरवेनिंग वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट, two-tailed hypothesis has rejection region on both sides. Second statement, one-tailed hypothesis has rejection on only one side. Which of the following statements are true? So students, इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि टू-टेल हाइपोथेसिस में दोनों भी साइड रिजेक्शन रीजन होता है। सो यस, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, हम टेबल को रिफर करेंगे यहाँ पर, जहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर टू टेल्ड हाइपोथेसिस टेस्ट में रिसर्चर दोनों भी साइड टेस्ट करते हैं ग्राफ के। ओके, लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड। सो यहाँ पर टू टेल्ड हाइपोथेसिस में दोनों भी साइड रिजेक्शन रीजन होता है। ओके, दैट्स व्हाई हियर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन सेकेंड स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, वन टेल हाइपोथेसिस जो होता है वहां पर रिजेक्शन रीजन सिर्फ एक ही साइड पर होता है। सो इट इज ऑल्सो करेक्ट, जहां पर हमें जैसे पता है वन टेल हाइपोथेसिस के दो टाइप होते हैं, लेफ्ट टेल हाइपोथेसिस और राइट टेल हाइपोथेसिस। ओके, सो यहाँ पर आप टेबल में देखना है आपको लेफ्ट टेल हाइपोथेसिस, जहां पर आप ग्राफ में सिर्फ लेफ्ट साइड पर टेस्ट करते हो, और राइट टेल हाइपोथेसिस जहां पर आप ग्राफ में सिर्फ राइट साइड पर टेस्ट करते हो। सो यस, वन टेल्ड हाइपोथेसिस में रिजेक्शन रीजन जो होता है सिर्फ एक ही साइड होता है। दैट्स व्हाई हियर स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द मीन ऑफ द डेटा सेट 30, 36, 26, 36। इस क्वेश्चन में हमें एक डेटा गिवन है और इस डेटा में हमें मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मीन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो मीन का फॉर्मूला होता है सबमिशन xi अपॉन n। सो सबमिशन मीन्स हमें जो भी डेटा गिवन है, जो भी वैल्यूज गिवन है, उनको हमें ऐड करना है। तो हमें जो डेटा गिवन है हम इसको ऐड करेंगे, 30, 36, 26 एंड 36, और जितने नंबर गिवन है टोटल 1 2 3 4, उससे हमें डिवाइड करना होता है। सो आपको यहाँ पर एडिशन करना है, टोटल सारे नंबर्स को एडिशन कर लो, देन आपका आंसर आ जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 4। 128 डिवाइडेड बाय 4 आपका आंसर हो जाएगा 32। तो यहाँ पर आपका जो इस डेटे का मीन जो होगा वो होगा 32। दैट्स व्हाई यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 32। नेक्स्ट, dash is a list of books and other references that an author has used in preparing a research paper. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जब रिसर्चर एक आर्टिकल लिखता है तो उसकी लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस को क्या कहते हैं। तो उसकी लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। अब बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जैसे मान लो कोई रिसर्चर है और उस रिसर्चर ने अपने आर्टिकल में कोई
एक ही किसी रिसर्चर की इंफॉर्मेशन यूज की है, तो यहाँ पर वो उस रिसर्चर का नेम प्रॉपर लिखेगा या फिर उस रिसर्चर को साइट करेगा। अब मान लो उसी रिसर्चर ने एक से ज्यादा अपने आर्टिकल में किसी और रिसर्चर की इंफॉर्मेशन लिए, मीन्स यहाँ पर एक से ज्यादा रेफरेंसेस हो जाएंगे। सो एक से ज्यादा रेफरेंसेस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी और लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी समरी। समरी क्या होता है? आर्टिकल को शॉर्ट में डिस्क्राइब करने को हम समरी कहते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है कि रिसर्चर का जो भी टॉपिक होता है उस टॉपिक पर रिसर्चर अपने आर्टिकल में उस टॉपिक पर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे किसी कोई फॉर्मूला दे दिया, कोई इक्वेशन दे दिया, ताकि दूसरे रिसर्चर उस टॉपिक पर आगे रिसर्च कर सके। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज अपेंडिक्स में कोई लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस नहीं होते, दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिवली स्क्यूड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव स्क्यूड होगा तो उस केस में मीन, मीडियन एंड मोड के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि नेगेटिव स्क्यू क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगा मीन्स आपके जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो इमेज होगी आपकी मिरर इमेज दिखेंगे आपको। अगर आप आपके डिस्ट्रीब्यूशन को बीच से कट कर रहे हो दैट मीन्स आपका लेफ्ट और राइट साइड इक्वल होगा, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और इस केस में आपके मीन, मीडियन एंड मोड ये तीनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। देन पॉजिटिव स्क्यू क्या होता है? पॉजिटिव स्क्यू में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। जैसे आप देख रहे हो इस डायग्राम में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ये लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादातर झुका हुआ है। सो इस केस में आपका सबसे छोटी वैल्यू होती है मोड, देन मीडियन एंड लास्ट इज मीन की सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है इस केस में। देन नेगेटिव स्क्यू क्या होता है? नेगेटिव स्क्यू में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये राइट साइड की तरफ टिल्टेड होता है, मीन्स राइट साइड की तरफ झुका हुआ होता है। तो इस केस में आपकी सबसे छोटी जो वैल्यू होती है वो होती है मीन, फिर से ज्यादा मीडियन और सबसे हाईएस्ट होगी आपकी मोड। सो नेगेटिव स्क्यूड में आपकी मीन सबसे छोटा होता है, देन मीडियन एंड लास्ट इज मोड। सो ये कंडीशन होगी आपके नेगेटिव स्क्यूड में, दैट्स व्हाई योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन, मीडियन एंड लास्ट आएगा आपका मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the variance of a set data is 196, then the standard deviation of the data is। इस क्वेश्चन में हमें वेरिएंस की वैल्यू गिवन है और हमें स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है। तो अब हमें सब पहले पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डिविएशन होता क्या है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी जो मीन वैल्यू होती है, तो मीन से आपका जो डेटा है वो कितना स्प्रेड हुआ है, मीन से कितना दूर है और अपना डेटा, आपका डेटा कितना स्प्रेड है, कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है। अगर आपके जो डेटा है वो मीन से नजदीक है मीन्स आपका डेटा कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपका जो डेटा है वो ज्यादा स्प्रेड है, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू ज्यादा है, तो आपका डेटा कुछ इस तरीके से दिखेगा कि वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो स्टैंडर्ड डिविएशन आपका होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। सो अब वेरिएंस की वैल्यू हमें गिवन है 196। हमें पता है 196 14 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा और आपका स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ जाएगी 14। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 14, स्टैंडर्ड डिविएशन आपका हो जाएगा 14। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अबाउट रिसर्च। ओके, अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, एनी पर्सन कैन डू रिसर्च। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज कोई भी रिसर्च परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो डॉक्टर हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, स्टूडेंट्स हो, कोई भी रिसर्च को परफॉर्म कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, टीचर अपनी क्लास में बच्चों को कुछ कॉन्सेप्ट समझा रही है और बच्चे उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे, सो टीचर क्या कर लेगी? अपना टीचिंग मेथड चेंज कर लेगी। ओके, टीचिंग मेथड टीचर चेंज कर लेगी जिससे बच्चे उस कॉन्सेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। तो टीचर ने यहाँ पर क्या किया? टीचर ने रिसर्च परफॉर्म किया। ओके, सो ये भी एक टाइप का रिसर्च हो गया। सो एनी पर्सन कैन डू रिसर्च, दिस इज करेक्ट अबाउट रिसर्च। देन आपको ऑप्शन बी गिवन है, रिसर्च में बी विदाउट हाइपोथेसिस। सो इस स्टेटमेंट में
आपके लिए एक न्यू वर्ड है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होता क्या है? हाइपोथेसिस ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो रिसर्चर के अजम्पशंस और गेसेस पर बेस्ड होता है, और इसी अजम्पशन और इसी गेसेस को रिसर्चर अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ड्रग है और रिसर्चर को ये देखना है कि ये पर्टिकुलर ड्रग इस पर्टिकुलर डिसीज को क्योर कर रहा है या नहीं। तो रिसर्चर का अजम्पशन क्या होगा इस केस में कि हो सकता है शायद ये ड्रग इस डिसीज को क्योर करे। सो रिसर्चर का एक अजम्पशन है, रिसर्चर का मानना है, बस इसी मानने को, इसी अजम्पशंस को रिसर्चर अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं और उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। अब कोई कोई रिसर्च ऐसी होती है जिसमें हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती है, जैसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है, उसमें हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती है। अब हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है। अब इस क्वेश्चन के लिए हम बस इतना देखेंगे कि ऐसे रिसर्च जो होती है विदाउट हाइपोथेसिस भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे देखना है, मुझे स्टडी करना है बटरफ्लाइज के बारे में कि बटरफ्लाइज के आईज कैसे होते हैं, उनके कलर्स कैसे होते हैं, उनके विंग्स कैसे होते हैं, उनके मूवमेंट कैसे होते हैं। सो बस मैं क्या कर रही हूँ, मेरा नॉलेज एक्सपांड कर रही हूँ और मैं कोई एरिया को एक्सप्लोर कर रही हूँ। सो यहाँ पर मुझे हाइपोथेसिस की तो कोई जरूरत नहीं है, मैं बस अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर रही हूँ। सो इस केस में क्या होता है, रिसर्च में कभी कभार हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं होती है। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी आपको गिवन है रिसर्च इज नॉट ऑलवेज सिस्टमैटिक। मीन्स रिसर्च ऑलवेज सिस्टमैटिक नहीं होती है, इसका मतलब है। बट हमने देखा था रिसर्च मस्ट ऑलवेज बी सिस्टमैटिक। रिसर्च सिस्टमैटिक होनी ही चाहिए। अगर आपकी रिसर्च सिस्टमैटिक नहीं होती है तो आपकी रिसर्च इनवैलिड हो जाएगी। सिस्टमैटिक मीन्स व्हाट, आपको प्रॉपर स्टेप्स स्ट्रक्चर परफॉर्म करना होता है और आपको रैंडमली कोई भी स्टेप्स आप रिसर्च में परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा, दिस इज नॉट करेक्ट अबाउट रिसर्च। और हमें क्वेश्चन में भी यही फाइंड करना है विच इज नॉट करेक्ट अबाउट रिसर्च। दैट्स वाई आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेरिएंस ऑफ दिस सेट 10, 12, 15 एंड 11। इस क्वेश्चन में हमें डेटा गिवन है और हमें वेरिएंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हमें पता होना चाहिए कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। सो वेरिएंस इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ xi माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन n। सो यहाँ पर इस फॉर्मूले में आपको सारे टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए। सो म्यू जो होता है आपका ये होता है मीन, xi आपका होता है डेटा पॉइंट एंड n होता है आपका नंबर ऑफ डेटा पॉइंट। अब ये जो फॉर्मूला आपको गिवन है इसमें मीन आपको गिवन है, सो हम पहले मीन कैलकुलेट करेंगे। सो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको मीन कैलकुलेट करना होता है, तो स्टेप 1 में हम मीन कैलकुलेट करेंगे। सो आप स्टेप्स के थ्रू जाइएगा, सो आपको कैसे कैलकुलेट करना है वेरिएंस ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो स्टेप 1 में हम मीन कैलकुलेट करेंगे। सो मीन को हम म्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो म्यू इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ xi अपॉन n। सो यहाँ पर जो डेटा में सारे पॉइंट्स गिवन है, डेटा पॉइंट्स, इसको आपको ऐड करना है 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 11 डिवाइडेड बाय n। नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। सो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4 करना है हमको, ये हो जाएगा आपका 48 अपॉन 4। सो ये आपका हो जाएगा 12। देन स्टेप 2 में, अब हमने मील कैलकुलेट कर लिया, स्टेप 2 में हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए आपका जो वेरिएंस का फॉर्मूला है आपको यही यूज करना है। तो यहाँ पर आपको देख रहे हो सबमिशन साइन। सबमिशन साइन कब यूज करते हैं, जब हम टर्म्स को ऐड करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हमको एडिशन करना है। सो इसी टर्म को यूज करते हुए आपको ये सारे टर्म्स को ऐड करना है। जैसे हमने यहाँ पर ले लिए x1 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस x2 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस x3 माइनस म्यू स्क्वायर प्लस x4 माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। सो यहाँ पर आपका x1 क्या है 10 माइनस मीन की वैल्यू क्या है, म्यू मीन्स यहाँ पर मीन होता है और मीन की वैल्यू आपकी है 12। सो यहाँ पर आपको 12 पुट करना है ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस x2 क्या है आपका 12। सो 12 और मीन की भी वैल्यू आपकी 12 है, सो माइनस 12 स्क्वायर आ जाएगा प्लस x3 क्या है 15, 15 माइनस 12 होल स्क्वायर प्लस x4 क्या है 11, 11 माइनस 12 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n।
n क्या है आपका? नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स कितने हैं टोटल? 4. सो n की जगह पर आपको 4 पुट करना है. देन 10 माइनस 12 आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 12 माइनस 2 0 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 3 का स्क्वायर हो जाएगा. देन 11 माइनस 12 इज माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. सो यहाँ पर 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है इसलिए हम 0 को नहीं लिखेंगे. 3 का स्क्वायर आपका होता है 9 माइनस 1 का, और माइनस में जब भी आपका कोई भी माइनस का स्क्वायर लेते हो आप तो उसका हो जाता है प्लस आपका. सो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 4. सो यहाँ पर हो जाएगा 14/4. 14/4 को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपका वेरिएंस हो जाता है इस केस में 3.5. तो आपका वेरिएंस हो जाएगा 3.5. अगर इसी क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड करना होता तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या करते हैं आप? वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते. सो स्क्वायर रूट ऑफ 3.5 आप डालते हो वैल्यू एंड देन स्टैंडर्ड डिविएशन भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. सो इस क्वेश्चन में हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना था और वेरिएंस की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3.5. सो बस आपको ये क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है. इस क्वेश्चन में बस आपको वेरिएंस का फॉर्मूला याद रखना है. देन स्टेप 1 में मीन कैलकुलेट करना है. मीन कैलकुलेट करने के बाद इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हर एक टर्म को ऐड करना है एंड देन आपको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड आउट करना है. बस आपको फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से याद करना है और स्टेप्स याद रखने हैं. फॉर दिस क्वेश्चन वेरिएंस इज 3.5. So here option C is the right answer. So I hope students the standard deviation, mean, median and mode, the concept of everything is clear to everyone. And thank you for watching this video. Good luck with your preparations.